बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद के मौके पर सिर्फ ये दो वीडियोस ही देख लीजिए और आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि हुक्मरानों पर क्या गुजर रही होगी। पहली वीडियो तो है जी चांद रात की लाहौर से, और यहां पर हो क्या रहा है ये देखिए। ये जी लाहौर में नारे लग रहे हैं, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। ये लाहौर, तख्त लाहौर की बड़ी बात होती है, तख्त रायमंड के महल्लात की बड़ी बात होती है। यहाँ समझा जाता है जी शरीफ खानदान की मर्जी के बगैर कोई पत्ता नहीं हिल सकता, कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती। फौरन कंटेनर पहुंच जाते हैं, गिरफ्तारियां की जाती हैं, लोगों की शिनाख्त की जाती है, घरों पर छापे मारे जाते हैं, कारोबार तबाह कर दिया जाता है, गिरफ्तारियां की जाती हैं। मगर आप देखिए कि चांद रात को फिर भी ये मनाजिर थे, लोग नहीं डर रहे। एक तो ये वीडियो है ताकि मनीम साहब ने हर तरफ अपने लोग फैलाए होते हैं, पुलिस का भी यही काम है हर सतह पर, यानी कोई घर में भी कर रहा हो कोई तकरीब तहरीक इंसाफ की तो वहां भी पहुंच जाते हैं। ताजियत के लिए भी अभी हाल ही में, वैसे तो कई दफा हो चुका है कि आप देखिए कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा पहुंचते हैं, खातून भी पहुंचती हैं अगर किसी की ताजियत के लिए, फातिहा खाने के लिए, तो वहां भी पुलिस पहुंच जाती है। ये तो सूरत हाल थी। दूसरी वीडियो है जी बलूचिस्तान से। मस्तूंग में अख्तर मेंगल का शानदार इस्तकबाल हुआ है, जिनके बारे में राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी ये जो बातें करते हैं मुझसे एग्री नहीं करते, इनको इजाजत हमने नहीं दी, फिर ये कोयटा आ नहीं सकते, इनको रास्ते में रोका गया है। लेकिन जो बातें कर रहे हैं तो अवाम उसको किस तरह से देख रहे हैं, बलूचिस्तान के क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। अब ये मस्तूंग पहुंचने पर अख्तर मेंगल का इस्तकबाल हुआ है वहां पर। अब ये लॉन्ग मार्च है, वो कह रहे हैं सब शामिल हों। तहरीक इंसाफ ने इस लॉन्ग मार्च की भरपूर हिमायत का ऐलान किया हुआ है। जहां पर उनको रोका गया वो वहीं बैठ गए हैं और उन्होंने वहीं पर धरना दे दिया है। ईद का भी उन्होंने कहा कि हम यहीं सड़कों पर ईद करेंगे, और उन्होंने की है। अब ये बहुत वाज़ेह पैगाम है हुकूमत के लिए। अगरचे आगे वीडियो मेरे पास है जिसमें राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बल्कि बातचीत हो भी रही है, चाहे मारंग बलोच हों, उनकी साथी दीगर खवातीन हों या अख्तर मेंगल हों, इनसे हम बातचीत करना भी चाहते हैं। और मारंग बलोच के वाले से कहा उनसे तो बातचीत हो भी रही है। अब ये किस तरह की बातचीत है, क्यों अभी तक उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए, ये अब शायद चीजें आगे पता चले। लेकिन अख्तर मेंगल साहब को अभी तक मनाया नहीं जा सका और वो सड़कों पर हैं। ईद भी उन्होंने यहां पर की है। मस्तूंग में तीसरे रोज भी बीएनपी का धरना जारी है। अख्तर मेंगल का कारकुनों के साथ ईद मनाने का वहां पर ऐलान सामने आया। फिर कोयटा में दफा 144 के तहत तफरीही मकामात पर जाने पर पाबंदी आयद है। हालात ये हैं कि शाम के बाद आप रात तक, जब तक सुबह नहीं हो जाती, बलूचिस्तान में निकल नहीं सकते। सरकारी सतह पर ऐलान कर दिया गया है, मना कर दिया गया है कि किसी तरह की भी ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर नहीं आ सकती। कई अजला में सूरत हाल है जहां हुकूमत ने खुद ये कह दिया, कुछ जगहों पर वैसे ही हालात थे। ये तो हाल है, लेकिन क्या गुफ्तगू शनीद की जाएगी, क्या कोई मामलात को ठंडा करने की कोशिश की जाएगी? इस हुकूमत के पास असल में अवामी मैंडेट ही नहीं है, तो ना इनके पास कोई हल है, ना इनके पास कोई सोच है। इन्होंने 3 साल में यही किया, पकड़ लो, अंदर कर दो, तशद्दुद कर दो, और उसके हालात आप देख लीजिए कि इस वक्त क्या है। लोग अब ऐसे होता है ना कि खौफ ही खत्म हो गया, आदी हो गए हैं मार के। एक लॉन्ग मार्च जनाब तहरीक इंसाफ ने निकाला था, वहां पर फायरिंग हो गई, बुरे हालात हो गए। अब कहीं और से लॉन्ग मार्च निकला है, अभी ईद के बाद फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से फिर तैयारी है लॉन्ग मार्च की, तो क्या हालात होंगे। इसीलिए अब मियाँ साहब की तरफ से, अब उनके जो करीबी लोग हैं, जो कभी साफ़ी हुआ करते थे, मुश्ताक मिन्हाज साहब, वैसे तो अब भी बहुत से साफ़ी नून लीगी ही हैं वो साफ़ी, लेकिन हैं वो नून लीग के ही। और कुछ ऐसे भी हैं जो नून लीग के हो गए हैं और अब वो कहते हैं जी हम साफ़ी ना कहलाएं, लेकिन अभी बाकायदा बतौर साफ़ी टेलीविजन पर भी काम कर रहे हैं, कॉलम पे भी लिख रहे हैं, लेकिन है नून लीगी। ये भी कमाल है। अब जब हालात नजर आ रहा है कि खराब हो रहे हैं, और किस तरह से कि जी इसी साल इलेक्शंस की भी बात हो सकती है, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान हो सकते हैं, तो इनको नजर आ गया, तो अब इस तरह के बयान देने लग गए जी हमारे साथ तो जबर किया गया है, यानी जबरन हुकूमत दी गई है। तो ये जो 2025 में इंतखाबात की मैंने बात की, आप पिछली वीडियो हमारी तफसील से देखिएगा, उसमें बात है ये सारी इस तनाजुर में। तो अभी जनाब ये नून लीग के हैं, नून लीग के हो चुके हैं, बाकायदा ओहदेदार हो चुके हैं। इन्होंने अजीब बात की है अमार मसूद साहब के साथ पॉडकास्ट में, कहा कि 2024 के इंतखाबात के नताइज नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ बैठकर देखे, और इनके कहने के मुताबिक 2024 के इलेक्शन में टीवी चैनल्स के पास, और जबकि हमारे पास मुख्तलिफ नताइज आ रहे थे, नताइज देखकर नवाज शरीफ को अंदरूनी धचका लगा होगा। मुश्ताक मिन्हाज कह रहे हैं अंदरूनी धचका। उस अंदरूनी धचके का क्या हुआ वो अगली वीडियो में बता रहे हैं कि जी मियाँ साहब तो हुकूमत लेना नहीं चाहते थे विफाक में,
लेकिन फिर हालात मुश्किल कर दिए गए उनके लिए जब उन्होंने इनकार किया। अरे वाह, यानी जबरन हुकूमत, ये पहली दफा देखा है, जबरी हुकूमत। और लोग तो मुख्तलिफ टर्म्स यूज कर रहे हैं जी, फलां तो बिल जबर सुना था, ये हुकूमत बिल जबर पहली दफा है कि जबर करके कहा गया कि भाई वजीर आजम होगा, जबर करके कहा गया कि आपकी बेटी वज़ीर आला होगी, जबर करके कहा गया कि तशद्दुद करना है मुखालिफिन पर, जबर करके कहा गया कि आपको वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिलेगा। मुझे तो लगता है कल को ये कहेंगे कि हम तो ये महल्लात नहीं बनाना चाहते थे रायवेंड के भी, और हम इतने दौलतमंद नहीं होना चाहते थे, हम तो कर्जे नहीं माफ कराना चाहते थे, हम तो एवन फील्ड के महल्लात नहीं बनाना चाहते थे, अरबों डॉलर नहीं कमाना चाहते थे, ये तो हमसे जबरन करवाया गया है। ये भी हो सकता है, ये काम भी करता है, ये भी अजीब ही है। नारा तो ये था कि साड़ी गल हो गई, तो रिजल्ट तो मुख्तलिफ आए, तो क्या वहाँ पे क्या मतलब चल रहा था वहाँ? देखिए जी, मतलब तो हमारे पास अपना भी इलेक्शन का मैंने वहाँ पर इंतजाम भी होते और टीवी चैनल्स पे थे। टीवी चैनल से एक मैं आपको बताऊं कि मैंने महसूस किया कि जो हमारे पास बताए जा रहे थे और जो टीवी चैनल्स पे चल रहे थे उसमें काफी फर्क था। टीवी चैनल्स में जो हमने पूरा एक कॉन्स्टिट्यूंसी। अच्छा, अब दिलचस्प बात देखिए, उन्होंने कहा जी वो तो इंप्रेशन था, साड़ी गल हो गई है। यानी ये लोग भी कहने पर मुझे अमान मसूद साहब कह रहे हैं जी साड़ी गल हो गई है, इमरान खान के शदीद तरीन नाक़िद हैं, कहने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं। वो भी कह रहे हैं जी साड़ी गल हो गई है, तो फिर नताइज आपके क्या आते रहे? साड़ी गल हो गई और उसके बाद तो आपका बुरा हाल था। फिर ये देखिए, नवाज शरीफ 2024 के इलेक्शन के नतीजे के बाद मरकज में हुकूमत बनाने के कायल नहीं थे। वो चाहते थे कि पीटीआई के आजाद और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना ले, लेकिन जब इन्होंने सख्ती से इनकार किया तो मुश्किल शुरू हो गई। मुश्ताक मनाज और लोग भी कह रहे हैं कि जी हाँ जी मुश्किल शुरू हो गई, बता दिया गया कि जी फिर आपका सारा मैंडेट ही वापस होगा, क्योंकि पंजाब में भी जो आपको दिलवाया गया है वो भी जोर जबरदस्ती का ही है। ये नहीं कि जी हाँ पंजाब में बैठ जाते हैं, विफाक में रहने दें, क्योंकि वहां पर विफाक में जो है मसला होना था, पंजाब हम कंफर्टेबली चला लेंगे, यहाँ पर हमें आता है चलाना, और ना एस्टेब्लिशमेंट का कोई प्रेशर उस तरह से आएगा शायद, तो यहाँ पर हम चला लेंगे। तो उन्होंने कहा ना जी ना, यहाँ पर भी आपको जबरदस्ती ही जितवाया गया है, जबर से जितवाया गया है ना, तो यहाँ पर फॉर्म 47 के जरिए जीते हैं, तो विफाक में फॉर्म 47, ये नहीं हो सकता कि मर्जी का आप ले। तो ये भी कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ के साथ तो डील ये थी कि उनको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। इश्तिहार एक दिन पहले आ गए थे अखबारात में, फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के, और उस पर करोड़ों रुपया लगा दिया गया था, और वो इश्तिहार भी खबरनुमा थे, लेकिन वो फिर बात बनी ही नहीं। मियां नवाज शरीफ ने बड़ी तब्दीली के साथ अपना रिजल्ट कबूल किया, लेकिन मियां साहब मरकज में हुकूमत बनाने के कायल नहीं थे। मियां साहब ने जब सख्ती से इनकार किया, तो फिर यानी फिर अपना प्रॉब्लम शुरू हो गई, और फिर ये हुआ कि मियां साहब ने सख्ती से इनकार दिया, लेकिन प्रॉब्लम शुरू हो गई। देखिए मियां साहब हमें जो कंफर्टेबल जाके थी ना, वो हमारी पंजाब में थे, और पंजाब में रखना चाहते थे। हमारी ये फाइट थी मियां साहब ने, जिस तरह मियां साहब ने सिखाई भी किया, जब आपको याद होगा कि मियां साहब तो कमाल है जी, हैं तो कंफर्टेबल मेजॉरिटी इनको कैसे मिल गई थी जी? इसी तरह फॉर्म 47 के जरिए वहां पर भी मिली थी। ड्रामे चेक करें आप। मर्दान काटलिंग में जो हलाकतें हुई इन्हीं लोगों की हुई जो दहशतगर्द थे। राणा सनाउल्लाह साहब ने ये जियो न्यूज पर बात करते कह दिया है। अब इस पर भी फड्डा होगा तहरीक इंसाफ के दरमियान और विफाकी हुकूमत के दरमियान। ये कह रहे हैं कि जो वहां पर लोग मरे हैं वो दहशतगर्दी थे, जबकि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ये कह रही है कि वहां पर सिविलियंस थे, आम शहरी थे। दहशतगर्दों के साथ दो वर्जन है कि एक तो जी सिर्फ और सिर्फ वहां पर सिविलियन मारे गए हैं, जबकि बैरिस्टर साहब के मुताबिक दहशतगर्द भी मारे गए हैं और कुछ सिविलियन भी उसमें मारे गए। लेकिन ज्यादातर तहरीक इंसाफ के जितने भी इलाके में, बल्कि यूं कहिए कि बैरिस्टर साहब के अलावा सारे कह रहे हैं कि सिविलियन ही सिर्फ मारे गए हैं। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर ने तो कहा है जी इस पर हम कमीशन बनाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी सिर्फ और सिर्फ वहां पर दहशतगर्द ही मारे गए हैं। शहरियों की बात की बात गलत है, वहां सिर्फ दहशतगर्द मारे गए। अगर शहरी थे तो इन्हें वहां होना नहीं चाहिए था। हमें भी ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे दहशतगर्दों की हिमायत हो। ये जनाब उन्होंने कहा है जो ड्रोन हमले में लोग मारे गए उनके हवाले से। अभी तक उनका इस्तीफा जो है वो अच्छा नहीं हुआ, उनके साथ एग्रीमेंट है, लेकिन उनकी उन अनासर की हिमायत, जो अनासर जो है, ये बात कर रहे हैं अख्तर मेंगल के बारे में कि जी अख्तर मेंगल साहब उन अनासर की हिमायत कर रहे हैं, दहशतगर्दों के अनासर हैं, तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है उनके इस तरह के बयान। दहशतगर्दों का जवाब जो है वो नहीं बन सकता। डेड बॉडीज को जो उठाने वाला वाकया हुआ है उसमें मानंद बलोच साहबा और उनके जो बाकी साथी हैं, उनका जो किरार है वो भले उसकी जो भी वो वजाहत पेश करें उसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन उससे जो है वो कोई जो उसके जो असरात हुए हैं या उससे जो आवाम हुआ है वो गलत है। उन्हें अपने अच्छा, जो लोग मारे गए उसके वाले से कहने जी उसके बारे में भाम पैदा किया गया, उनका वर्जन है, एक हमारा वर्जन है। जब वहां पर उन्होंने एहतजाज किया था, कुछ लोग मारे गए थे, उस पर भी ये अपना वर्जन दे रहे हैं। दहशतगर्द थे और उनके ऊपर जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है। ये ड्रोन हमले में जो लोग मारे गए हैं उस पर ये कह रहे हैं कि अगर दहशतगर्द जाकर अपने बीवी बच्चों के साथ रहना शुरू कर देंगे तो उनको नहीं पता कि ये दहशतगर्द जो है इनके बीवी बच्चे हैं और उनके साथ जाकर रह रहे हैं दहशतगर्दी करके, फिर वहां जाकर उनके पास रहना शुरू कर दें तो फिर ये क्या होगा।
ये राणा सनाउल्लाह साहब ने इसकी जस्टिफिकेशन दिया है। इस वजह से उनको वहां पे ना अटैक किया जाए, वो तो किया जाएगा। देखिए बीवी बच्चों को अपने साथ रखे और उसके बाद जो है वो वहां पे बैठ के जो है ये कह रहे हैं अगर दहशतगर्द बीवी बच्चों को अपने साथ रखें, वहां बैठकर उनके साथ मिलकर प्लानिंग कर रहे हों, तो फिर क्या उनको नहीं छोड़ेंगे हम? करना चाहिए कि आप जो है वो अगर बराह रास्त नहीं तो वो इनडायरेक्टली जो है वो दहशतगर्दों की सपोर्ट हो। अगर दहशतगर्द जो है वो अपने बीवी बच्चों को अपने साथ रखे और उसके बाद जो है वो वहां पे बैठ के जो है वो इस बात की तैयारी करें कि वो दहशतगर्दी का कोई ना कोई बड़ा वाकया उन्हें करना हो, तो फिर क्या ख्याल है कि इस वजह से उनको वहां पे ना अटैक किया जाए? वो तो किया जाएगा। लेकिन भाई ये जी अगर उनके भी बच्चे भी वहां साथ होंगे तो फिर क्या उनको छोड़ दिया जाएगा? अटैक तो किया जाएगा। ये जी राणा सनाउल्लाह साहब की इस हवाले से स्टेटमेंट है और उनकी जस्टिफिकेशन है इस अटैक की। अच्छा, ये तारिक मतीन साहब हमारे सीनियर हैं और हमारे बड़े भाई हैं। इन्होंने कहा कि ये भी दिलचस्प था कि हम एक वक्त में सुनते थे जब न्यूज़ में हुआ करते थे कि जी जो मशहूर मारूफ सिंगर हैं नसीबो लाल, उन्होंने कहा था कि मुझसे फोहश गाने जबरन गवाए जाते हैं। मैं नहीं गाना चाहती फोहश गाने, लेकिन ये फोहश गाने मुझसे ज़बरदस्ती गवाए जाते हैं। तो आज मियां नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं ये जो हमने हुकूमत बनाई है पता नहीं ये फोहश किस्म की हुकूमत है क्या है। तो बहरहाल वो कहते हैं जी ये हुकूमत भी हमसे ज़बरदस्ती बनवाई गई है। तो ये तो हमने सुना था फोहश गाने ज़बरदस्ती का, आज हम हुकूमत भी ज़बरदस्ती की सुन रहे हैं। ये भी बहुत दिलचस्प है कि तारिक मतीन साहब ने बड़ा दिलचस्प और मज़ेदार सा तबसरा किया और ये इस पर भी लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? ये जो जबरन हुकूमत है, जबरी हुकूमत बिल जबर, इसके बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।